हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के ही बहुत सारे प्रश्नों को। जी हाँ, आप लोग का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि मिस ये सेशन में जितने भी क्वेश्चन आप देते हो बताते हो वो हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होने के कारण जो है हम लोग जो है जैसा सोचते हैं, जितना सोचते हैं उतना प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज से एक नए सेशन की शुरुआत होगी और ये सेशन लगातार भी होगी और बहुत सारा इसका जो है वीडियो आएगा। तो ये सेशन क्या है? ये सेशन है रैपिड फायर। मैंने यहाँ बिहार पुलिस इसलिए डाला है क्योंकि अभी करंट में एग्जामिनेशन है, लेकिन नहीं, केवल बिहार पुलिस नहीं, बिहार दरोगा, बीएसएससी, एसएससी और तमाम एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न डाले गए हैं वो आपका मैक्सिमम बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आधार बनाकर ही हम लोग इसमें प्रश्न डाले हैं। तो आपका ये जो रैपिड फायर सेशन होगा, इसमें आपने कहा कि मैम क्वेश्चन बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 10 की जगह 15? जी नहीं। 20? जी नहीं, बल्कि हमने यहाँ पर 10 के जगह 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेकर आए। जी हाँ, 25। तो अब जो रेगुलर सेशन अपलोड होगा उसमें हम लोग 25-25 प्रश्नों का हम लोग सेशन लाएंगे और इसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ही देखेंगे। तो अब आपकी तैयारी जो है 2.5 गुनी दुगने से भी ज्यादा स्पीड से चलेगी और आप अपने मंजिल तक बिल्कुल बहुत रैपिड फायर की तरह पहुंचेंगे। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सेशन की शुरुआत हम लोग सालों में इसके साथ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर रैपिड फायर में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। देखो इसमें क्वेश्चन का संख्या बढ़ा है, 10 से 25 कर दिया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं जा पाएगा, लेकिन हाँ आपका फैक्ट कम नहीं होने वाला है उस 10 वाले क्वेश्चन से, वो भी चलते रहेगा, साथ में ये भी चलते रहेगा। ठीक है, बिहार पुलिस और अभी बिहार स्पेशल जो भी एग्जाम होने वाला है उसको नजर में रखते हुए आपका सेशन शुरू किया गया। सवाल है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस्पात, ठीक है, इस्पात को अगर आपको कठोर करना है तो इसके लिए आपका मेनली देखिएगा कार्बन का प्रयोग होता है, कार्बन का। ठीक है, कार्बन हो जाए या फिर आपका सीमेंटाइट हो जाए, सीमेंटाइट हो जाए, ये सारे तत्वों का कहाँ पे प्रयोग होता है, तो आपका इस्पात को मजबूत करने में। ठीक ना, और अगर बात करें इस्पात, तो लोहे में जितना ज्यादा आप ना कार्बन मिलाओगे वो क्या होता है, एक मजबूत इस्पात बन करके उभरता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, ना कार्बन दिया है और ना आपका सीमेंटाइट दिया है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइएगा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे क्रोमियम। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में पहले कार्बन होता तो आप कार्बन में जाते, अगर आपका सीमेंटाइट देता तो आप सीमेंटाइट पे जाते, लेकिन कार्बन और सीमेंटाइट नहीं है तो फिर आप कहाँ जाओगे, आपका क्रोमियम में। अगर बात करें कार्बन के बारे में, तो कार्बन आपका एक अधातु है ना, कार्बन क्या है, तो कार्बन आपका एक अधातु है और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा आपका कितना, 6। इस चीज को याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, क्या होता है भाई, देखो चलो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में प्रजनन है ना, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहले आ जाओ कि स्पाइरोगाइरा क्या है, प्लेनेरिया क्या है। तो ये सब जो होता है आपका, ये एक प्रकार का प्रोटिस्टा जगत का, प्रोटिस्टा जगत का ये सब आपका कह लो कि पौधा है, जंतु है। स्पाइरोगाइरा जो है इसको सफेद रेशम भी कहा जाता है, सफेद रेशम। ठीक है, सफेद रेशम ये एक प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का शैवाल होता है और इस में जो प्रजनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो किस माध्यम से होता है, वो होता है आपका पुनर्जनन के माध्यम से। किस माध्यम से होता है, पुनर्जनन के माध्यम से होता है। होता क्या है कि मान लो कि ये अगर स्पाइरोगाइरा है तो ये आगे जाकर के क्या होगा, 2 भाग में टूट जाएगा और जो फिर क्या होगा कि ये भी आपका एक प्रॉपर स्पाइरोगाइरा बन जाएगा और ये भी आपका एक प्रॉपर क्या बन जाएगा, स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ही 2 का निर्माण हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। जबकि जो जीव जंतु होता है, जो मनुष्य हुआ, जो जानवर हुआ, वो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, तो वो आपका करता है लैंगिक जनन करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा जीवाश्म, जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाया जाता है। तो संधि विच्छेद करो, जीव का अंश। ठीक है, जीव का अंश जो है ये किस चट्टान में पाया जाता है। तो चट्टान तो पहले 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है, तो देख लो यहीं पे
एक हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान, ठीक है, एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा होगा आपका अवसादी चट्टान, ठीक है, दूसरा होगा आपका अवसादी चट्टान, और तीसरा हो जाएगा आपका कायांतरित चट्टान, इसी को कहा जाता है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब देखो क्या होता है, आग्नेय चट्टान जो है ये प्रॉपर ज्वालामुखी से जो आपका लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है ना, उससे बनता है, ठीक है, आग्नेय चट्टान। दूसरा अवसादी चट्टान क्या होता है, तो आप कहीं देखते हो, आप अपने शहर में ही देखते होगे कि कोई एक ऐसा जगह होगा ना जहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा होता है, उस कचरे में आपके घर के कुछ वेस्टेज होते होंगे, कुछ ऐसा जीव जंतु होता होगा जिसका डेड बॉडी उसमें डाल दिया जाता होगा, मतलब जो आपका वेस्टेज से आगे जाकर क्या होता है, वो समय अंतराल के बाद पहाड़ पर्वत का रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है, उसी को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। तो आप एक बात बताओ कि इससे ये आपका कैसे बना, ये बना आपका ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी वाला में कैसे आपका जीव का अंश आएगा, मान लो कि यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, मान लो कि ये पहाड़ है और पहाड़ के पास यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु है, अचानक से इसे ज्वालामुखी फटा और पूरी तरीके से लावा और मैग्मा आपका गिरा, तो क्या ये जीवाश्म बनेगा, नहीं, ये जल के पूरी तरीके से भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। और अगर मान लो कि ये कोई जगह है आपके शहर में, यहाँ पे सब लोग आते हैं और डेली यहाँ पर कचरा डालते हैं, डेली यहाँ पे कचरा डालते हैं, तो लाखों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपका चट्टान का रूप ले लेगा, क्योंकि इसमें कचरा डाला जा रहा है, आपके घर का वेस्ट मटेरियल है, बहुत कुछ है, तो यही सब आगे जाके क्या बन जाएगा, जीवाश्म बन जाएगा। तो हमेशा अवसादी चट्टान से ही क्या पाया जाता है, तो जीवाश्म पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ, सवाल ध्यान से पढ़ना है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण पूछ रहा है, पहला चरण कब शुरू हुआ था, पहला चरण शुरू हुआ था 1960, प्रॉपर टाइम पूछ लेगा तो 1965 से लेकर के 68 तक ये पहला चरण था। द्वितीय चरण कब हुआ था, तो ये आपका 1970 से शुरू होकर के 1980 तक चला था। देखो आंसर क्या होगा, 1970 से शुरू हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे और भी देखें तो देखो, हरित क्रांति जो हुआ था ना, उससे सबसे ज्यादा लाभ जो है किस राज्य को मिला था, तो पंजाब को मिला, ठीक है, पंजाब को मिला, हरियाणा को मिला, यूपी जैसे राज्यों में क्या हुआ, हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्नों की कृषि बहुत ज्यादा बढ़ा था, ठीक है, खेती बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से हो पाया, और जब खेती सही होता है तो हम लोग को पता है कि अर्थव्यवस्था भी क्या होता है, तो अपने सही राह पे आ जाता है, ठीक ना। चलिए अगर यहाँ पे और देखें कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे कहा जाता है, मतलब किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका M.S. स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा आपसे पूछता है कि विश्व में किसे जाना जाता है, विश्व में, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, और इनको जो है आपका नोबेल अवार्ड भी मिला है, ठीक है, इनको जो है आपका नोबेल अवार्ड भी मिला है, और कब मिला है, ये सवाल है आपके लिए, आप बताना कि इनको नोबेल अवार्ड मिला है, कब मिला है, और किस चीज का मिला है, तो शांति का मिला है, ठीक है, किस चीज का, शांति का। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है, नाम द्रोलिंग मठ जो है यह भारत के दक्षिण में स्थित है, और है कहाँ, तो यह है आपका कर्नाटक में, ठीक है, सवाल कर रहा है कि नामद्रोलिंग मठ कहाँ है, तो यह है आपका कर्नाटक में। कुछ और मठ का नाम याद रखिएगा, जैसे आपका दिखेगा तवांग मठ, ठीक है, बहुत फेमस है तवांग मठ, यह है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे आपका हेमिस मठ ये कहाँ है, तो यह है आपका लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख। अगर देखिए ये मठ जो है, मठ वर्ड जो है ये किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, या इस्लाम धर्म से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है। एक और देखिएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ कौन सा मठ है, तो यह है आपका ताबो मठ, ये कहाँ है, यह है आपका हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। कर्नाटक के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी यहाँ की राजधानी। यहाँ आपका इसरो का मुख्यालय है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी, एस सोमनाथ जो है इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट में आइएगा, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो नाइट्रोजन गैस को हम लोग इस टाइप से इंडिकेट करते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस जो है इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, N2 से। इसका खोज कौन किया था, तो
1772 ईस्वी में, ठीक है। 1772 ईस्वी में आपका इसका खोज किया था डेनियल रदरफोर्ड। डेनियल रदरफोर्ड नामक व्यक्ति जो है ये 1772 में इसका खोज किया था, ठीक है। नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है, लेकिन पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। सवाल बनता है कि पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट या नाइट्राइट। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ये पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, लगभग कितना परसेंट, तो 65%। दूसरे नंबर पे पूछता है तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, लगभग 18.5%, ठीक है। पहला में तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, तत्व में पूछेगा तो 65%। फिर आपसे क्या पूछा है, कार्बन हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, और फिर अगर और भी देखते हैं तो हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये लगभग हो जाएगा आपका 9.5%। तो ये मेजर एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपका पिछले वाले सेशन में लगता है सब क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। हम लोग देखे थे कि आजाद हिंद फौज जिससे 3 आदमी का मेजर नाम जुड़ता है। आजाद हिंद फौज के गठन का जो नाम आता है कैप्टन मोहन सिंह का आता है, रास बिहारी बोस इससे जुड़े हुए थे, और सबसे फेमस नाम जो था सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज की कमान को संभाले थे और उसको काफी मजबूत किए थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में आजाद हिंद फौज का बहुत ज्यादा योगदान रहा था। इसी में एक महिला का रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और उसी की कैप्टन कौन थी, उसकी कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। हम एक नाम और बताए थे आपको, नीरा आर्या नाम की भी इसमें एक महिला सिपाही रही थी जो बहुत प्रसिद्ध रही थी। कादम्बनी गांगुली के बारे में बात करें तो ये भारत की पहली महिला ग्रेजुएट महिला थी, ठीक है, ग्रेजुएट महिला थी, और साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन रही थी, तो कादम्बनी गांगुली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। देखो ये सब क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया 2-3 क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा आपका भी। सीधे शब्दों में कहो, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के टाइम में दिया गया था, तो ये दिया गया था कब, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। वहीं अगर और भी देखें यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, ये कब चला था, तो ये चला था लगभग आपका 1940 में, है ना। 1940 से 41 के बीच कौन सा आंदोलन चला था, तो ये चला था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। सवाल ये बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला व्यक्ति भाग लेने वाला कौन था, ठीक है। तो चलो हम आपको यहाँ पे पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीनों नाम बताते हैं। पहले कौन हो जाएंगे, तो विनोबा भावे, ठीक है। दूसरा लीडर किसको बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था, तो इसका सेकंड लीडर बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा पूछता है तो ब्रह्मा दत्त, ठीक है, एक ब्रह्मा दत्त करके इंसान थे, इनको भी क्या बनाया गया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, इनको भी तीसरा लीडर बनाया था। मेजर आपका ना सेकंड वाला तक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चल रहा था, तो ये चल रहा था आपका 1930 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चल रहा था, 1920 से 1922। देखो ये सब तो आपको याद होगा, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे। यहाँ से चलो कुछ फैक्ट्स और देखते हैं। अगर देखिए असहयोग आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर और देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था, लॉर्ड इरविन, है ना, इरविन पैक्ट हुआ था, याद है आपको, लॉर्ड इरविन। उसके बाद ये देखें 40 से 42 के बीच में कौन था, तो इस समय था लॉर्ड लिन लीचिगो, लॉर्ड
लिन लिथिगो, तो नाम याद रखिएगा, कभी यहीं से सवाल बन जाता है। नेक्स्ट आइएगा, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? फिरदौसी, है ना। शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? फिरदौसी। और ये सब जो है आपके मिडवल, है ना, जब आप मिडवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो यहाँ पे इन लोगों का नाम देखने को मिलता है। वहीं पे अगर और देखें, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इनके बारे में भी देखे थे। अमीर खुसरो को आपका और भी क्या कहा जाता है? चलो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा ना, देखिएगा। चलो देखो यहाँ पे पहले आते हैं अबुल फजल पे। याद है आपको अबुल फजल कौन सा बुक लिखा था? तो ये लिखा था आपका अकबरनामा, ठीक है। कौन बुक लिखा था? अकबरनामा। और अकबरनामा 3 पार्ट में बटा हुआ, ठीक है। अकबरनामा जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसी का तीसरा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है, आईने अकबरी, ठीक है। तो अगर सवाल करता है आईने अकबरी कौन लिखा, सवाल करता है अकबरनामा कौन लिखा, तो सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अबुल फजल, है ना। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा अमीर खुसरो, ये कौन बुक लिखा है? तो ये लिखा है आपका तुगलकनामा, तुगलकनामा, ये भी मिडवल हिस्ट्री का ही है। और देखिएगा अल बरूनी, इसने कौन बुक लिखा है? तो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ये पुस्तक कौन लिखा? तो ये लिखा है आपका अल बरूनी। ये सारे मुस्लिम शासक के समय ये लेखक रहे थे। 11 में आ रहे हैं, देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WHO के बारे में अगर बात करें तो इसका जो स्थापना है ये कब हुआ था? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है आपका स्वास्थ्य दिवस, है ना, स्वास्थ्य दिवस। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम क्या है? जेनेवा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम क्या है? जेनेवा। और यही आपका क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक ना। देखो सवाल ये भी बनता है कि इसमें टोटल अभी कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल अभी 194 कंट्री हैं, ठीक है। 194 कंट्री जो है इसके मेंबर बने हुए हैं। इसके इसके अध्यक्ष कौन है? ये भी क्वेश्चन आता है। अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। बहुत बड़ा सा नाम है, आप बस इतना नाम रखिए। और ये जो है ये कहाँ के हैं? ये है इथियोपिया नामक एक देश के, ठीक है। कहाँ के हैं ये? तो ये है आपके इथियोपिया नामक एक देश के। इस चीज को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्विट्जरलैंड में ना बहुत सारे देशों का आपका वहां पे मुख्यालय पड़ता है। नेक्स्ट में आइएगा, बहुत सारे संगठन का, अंगोला की राजधानी है। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो यकीन मानिए एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चीज से। हर बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा ना तो पता चलेगा कि क्वेश्चन बनता है कैपिटल से और आपका कंट्री से। तो सवाल कर रहा है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो देखिएगा अंगोला, अंगोला की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगा आपका लुआंडा। अगर बात करें किस कॉन्टिनेंट में है तो ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका। वहीं देखिए अगर देखो यहाँ पे क्या दिया ना, अंगोला की राजधानी है, यहाँ पे राजधानी का नाम दिया हुआ, ठीक है। तो अंगोला क्या हो गया? देश। लुआंडा हो गया राजधानी। अब देखो यहाँ पे एक और दे रहा है मोनरोविया। मोनरोविया जो है ये किसकी राजधानी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका लाइबेरिया नामक एक देश का, ठीक है। लाइबेरिया। देखो ये सब ना बहुत कम चर्चित देश है, लाइबेरिया। और कम चर्चित है ना तो आप वहीं पर समझ जाइए कि कहाँ का है, तो अफ्रीका का है। अफ्रीका को हम लोग अंत महाद्वीप भी कहते हैं। और वहाँ का बहुत सारा जो कंट्री है बहुत पिछड़ा है अभी भी, तो वहाँ का ज्यादा चर्चा ही नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट में देखिएगा, अगर और देखें किनशासा, तो ये जो है आपका, इसका नाम आप सुने हो? कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, ये भी आपका अफ्रीका का ही है। वहाँ का कैपिटल हो जाएगा किनशासा। और लुसाका, लुसाका का जो है ये कहाँ का है? तो ये है आपका जाम्बिया का, जाम्बिया। देखो 2-4 बार सुन लोगे याद हो जाएगा। एक बार फिर से सुनना, जो आपका यहाँ पे कौन है? अंगोला, अंगोला की राजधानी हो जाएगी लुआंडा। मोनरोविया कहाँ की हो जाएगी? तो लाइबेरिया की राजधानी है। किनशासा ये कांगो रिपब्लिक की राजधानी है। और लुसाका जो है ये कहाँ की राजधानी है? जाम्बिया। और ये चारों के चारों जो कंट्री हैं ये कहाँ के हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले, जो महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक साधारण परिवार से आने वाले एक आदमी थे, माली जाति के थे, इसलिए इनके नाम के साथ फुले जुड़ा हुआ है। और इन्होंने समाज में
अंधविश्वास को, कुरीतियों को, गलत चीजों को अवॉइड करने के लिए एक समाज की स्थापना की थी, जिसे हम लोग कौन से के नाम से जानते हैं? तो आपका सत्य शोधक समाज, सत्य के खोज के बारे में कौन किया था स्थापना? ज्योतिबा फुले। और इन्हीं की पत्नी नाम क्या था? सावित्री बाई फुले, जो भारत की पहली महिला क्या बनी थी? शिक्षिका बनी थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं देखिएगा बी आर अम्बेडकर, तो इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। ठीक है, और फिर कुछ ही दिनों के बाद 6 दिसंबर 1956 को क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। देखो ये हिंदू धर्म में जन्म लिए थे और पिछड़ी जाति से आते थे। ठीक है, और इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ, बचपन से भेदभाव हुआ, और फिर अपनी मेहनत लगन से बहुत आगे तक पहुंच गए थे, बहुत ऊपर पल तक पहुंच गए। उसके बावजूद इनके साथ जब भेदभाव होते रहा तो ये समझ गए कि ये समाज को नहीं सुधार सकते हैं। जब इतने ऊंचे पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति के साथ हीन भाव यूज किया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो जब इंसान कुछ नहीं रहेगा, जब बहुत ही कम छोटे पायदान पर रहेगा, तब तो उसके साथ और भी बहुत ज्यादा भेदभाव होने वाला है। मतलब आप कहो कि जाति प्रथा से लड़ते लड़ते ये आगे जाकर के हिंदू धर्म को ही छोड़ दिए और कौन से धर्म को अपना लिए थे? तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इस चीज को याद रखिएगा। 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को हुआ था, और इसीलिए 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को बापू कौन कहा था? बापू तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइगर वुड। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो देखो टाइगर वुड जो है ना आपका, ये कोई आदमी है। ठीक है, टाइगर वुड जो है ये एक आदमी है, ना कि आपका कोई शब्द है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, किससे संबंधित है? गोल्फ से। वैसे ही देखो यहाँ पे हॉकी से संबंधित एक प्लेयर का नाम बताओ, तो मेजर ध्यानचंद ये हॉकी से संबंधित प्लेयर हैं और काफी चर्चित प्लेयर रहे हैं। बात करें हॉकी के बारे में तो देखिएगा आपका हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, यहाँ पे लिख ही देते हैं, चलो हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, या आपका क्रिकेट हो गया। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो इसमें आपके 11 प्लेयर होते हैं। पोलो में देखें तो पोलो में कितना प्लेयर होता है? 4 प्लेयर होता है। जबकि वाटर पोलो में कितना प्लेयर होता है? तो वाटर पोलो में आपका 7 प्लेयर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? सिनकोना आपको याद आ रहा है? सिनकोना जो होता है ये आपका एक छाल से बना होता है, और मेनली जो है यहाँ पे आपका सिनकोना के छाल से है ना मलेरिया नामक बीमारी का इलाज होता है, जो बहुत साल से होते आ रहा है। पूछ रहा है कि सिनकोना जो है किस प्रकार के वनस्पति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण मतलब हो गया गर्म, कटिबंधीय मतलब हो गया क्षेत्र। मतलब सिनकोना जो है गर्म क्षेत्र में उगने वाला एक प्रकार का वन है, पेड़ है, पौधा है। नेक्स्ट में आते हैं दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, नाम क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी पूछा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके गीतिका कौल। जबकि आपसे सवाल करता है कि सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन कौन रही थी? तो ये हो जाएगा आपका शिवा चौहान। और जबकि आपसे सवाल करता है कि भारतीय सेना में कॉम्बैट एविएटर या लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अभिलाषा बराक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अभिलाषा बराक। तो सारा याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला, ये क्वेश्चन भी आ गया, हम एकदम शॉर्ट में यहाँ पे निकलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजगीर। वैशाली के बारे में देखें तो पूरे विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जो था ये कहाँ था? वैशाली में। नालंदा में देखें तो यहाँ पे आपका विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसको ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। पटना पाटलिपुत्र शहर का स्थापना उदयन किया था, जबकि पटना नाम कौन दिया था? तो पटना नाम दिया था शेर शाह सूरी। ठीक ना, नेक्स्ट में आइएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्व समझ रहे हो?
मान लो कि ये पूरा का पूरा एशिया है, तो बात हो रहा है ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, मतलब यहाँ पर के कुछ कंट्री का बात कर रहा है। सवाल है दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित देश कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। बात करें सिंगापुर के बारे में तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। ठीक ना। मलेशिया का क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। ठीक है, और इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा? तो देखो अभी तक तो इसका जकार्ता ही है, लेकिन जकार्ता से चेंज होकर के कहाँ होने जा रहा है? नूसंतारा। ठीक है, कहाँ होने जा रहा है? नूसंतारा। याद रखिएगा इस चीज को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिएगा, थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? थैनेटोलॉजी। तो थैनेटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है, देखिएगा यहाँ पे झूठ का पता लगाने के लिए एक जिसका यूज होता है उसको कहा जाता है पॉलीग्राफी। क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफी। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा मृत्यु के सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए किसका यूज होता है? थैनेटोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, किसका? थैनेटोलॉजी का। नेक्स्ट में आते हैं, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के द्वारा ही हम लोग को पता है कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी किसने बताया था? न्यूटन ने ही बताया था। और फाइनली इसको रिवील कब किया गया था ग्रेविटी के बारे में? 1687 ईस्वी में एक बुक था जिसका नाम था, जिसका नाम था प्रिंसिपिया, है ना, प्रिंसिपिया। इसमें चर्चा किया गया था किसके बारे में? तो आपका ग्रेविटी के बारे में। ठीक ना। यहाँ एक नाम और दिख रहा है, वैसे तो नाम बहुत सारे, एक नाम और इम्पोर्टेंट है, जैसे पॉल विलार्ड। ठीक है, पॉल विलार्ड, इनके बारे में याद रखिएगा कि गामा किरण का खोज जो था ये कौन किया था? पॉल विलार्ड किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट में देखिएगा, सी होगा ना। अच्छा देखो उल्टा पुल्टा लिख दिया, आइजैक न्यूटन होगा। ठीक है, उस पर जाना तुम। रक्त डॉट डॉट एक प्रकार, रक्त उत्तक डॉट डॉट का एक प्रकार है। तो जो रक्त है, ठीक है, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। मतलब आप कह सकते हो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ लिक्विड, पहला तो लिक्विड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, दूसरा कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? टिश्यू होता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्लड में अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। और जब बहुत सारे सेल का ग्रुप मिलता है तो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। जब एक प्रकार के सेल का जब बहुत सारा ग्रुप बन जाता है तो क्या कहलाता है? वो आपका टिश्यू कहलाता है। तो ब्लड के बारे में तो पहले ये हो जाए कि ब्लड जो है आपका ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? 7.4 होता है। हमारा ब्लड जो रेड होता है ये किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से। और हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। दूसरा देखिएगा, आप कभी सुने हो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के बारे में सुने होंगे ना। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है ना वो आपका कैसा होता है? वो आपका ब्लू होता है। पता है आपको? ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका ब्लू होता है। किस वजह से होता है? तो हीमोसाइनिन की वजह से होता है, हीमोसाइनिन की वजह से होता है। और हीमोसाइनिन की वजह से इसका ब्लड का कलर जो है ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और इसमें पाया क्या जाता है? तो इसमें पाया जाता है, हमारे में तो आयरन है, इसके वाले में पाया जाता है कॉपर, तांबा। ठीक ना, तांबा। उसके बाद फिर एक चीज और देखिएगा, कॉकरोच। ये किसका बात हुआ है? ऑक्टोपस का। ठीक ना। बात करें कॉकरोच तो इसका कलर जो होता है ब्लड का कैसा होता है? तो ये होता है आपका व्हाइट होता है। और किसके वजह से होता है? तो ये होता है आपका हीमोलिम्फ की वजह से, हीमोलिम्फ की वजह से होता है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिएगा राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह किसने कहा है? तो यह स्टेटमेंट है किसका? अरस्तु का, जिसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। ठीक है, किसका है? अरस्तु का। अगर बात करें तो देखिएगा एक यहाँ पे हम लोग क्रम सीखते हैं। सिकंदर, नाम सुने हो? अलेक्जेंडर। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। और कहा जाता है कि सुकरात को जो है ये जहर दे करके, है
है ना, जहर का प्याला दे करके इनकी हत्या कर दी गई थी, इनको मार दिया गया था, ठीक ना। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है ना कि प्लेटो के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है द रिपब्लिक। इस पुस्तक से आपका मतलब पॉलिटिक्स के बारे में काफी जानकारी मिलती है। किसके द्वारा लिखा गया? प्लेटो के द्वारा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन में हम लोग हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसका कुछ रीजन है। चूंकि सेट में ये क्वेश्चन था और सॉल्यूशन करवाना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया था ना, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप बताओ क्या पूछा? मानव तस्करी हम आपको बताए थे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। 23 में कहा जाता है कि आपसे बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती का काम नहीं कराया जाएगा, आपसे बेगारी नहीं कराया जाएगा, आपको खरीद और बेचा नहीं जा सकता है, जिसको तस्करी वर्ड दिया जाता है। ये 23 में दिया हुआ है। 24 में दिया हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं। औरंगजेब एक आपका मुगल शासक रहा था, है ना। औरंगजेब जो था ये आपका मुगल शासक रहा था, और कब से कब तक शासन किया था? तो देखिएगा 1658 से लेकर के 1707 तक। 1658 से लेकर के 1707 तक। औरंगजेब की पत्नी, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, औरंगजेब को ना आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता था। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी, जिसको दिलरास बानो बेगम भी कहा जाता है, ठीक है, दिलरास बानो बेगम। आपको पता है जितने भी मुगल शासक थे ना, ये सारे बहुत सारा शादी किए थे सिवाय औरंगजेब। औरंगजेब जो था अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था, और अपने धर्म के मतलब जो शरिया कानून वगैरह नहीं होता है उसको बहुत ही फॉलो करता था। पत्नी सिर्फ एक ही रखा हुआ था, बाकी सारे मुगल शासक आपको बहुत सारी पत्नियों वाले दिखेंगे। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और यहाँ पे एक चीज आप और सीखे कि औरंगाबाद का नाम अब क्या हो गया है? तो ये हो गया है आपका संभाजी नगर, ठीक है। क्या हो गया है? संभाजी नगर, है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि बीबी के मकबरा को एक चीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को कहा जाता है। याद है आपको बीबी का मकबरा या फिर ताजमहल जो है ये किसके लिए बनवाया गया था? तो अपनी पत्नी के याद में शाहजहां बनवाया था। नेक्स्ट में आता है 25। ये देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को, ठीक है। आपका शिक्षा का अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन, आपका लागू किया गया, जिसमें और ये जो आपका शिक्षा का अधिकार है ये कब से कब लाया गया था? तो हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये कहा गया कि जो आपका बच्चों को जो कम से कम 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा दिया जाएगा। और इसको कहाँ पे डाला गया? तो अनुच्छेद 21 के ए में भी डाला गया। और आपका 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से, है ना, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से जो आपका शिक्षा का अधिकार है ये आपका प्रॉपर कानून बन गया। अच्छा एक सवाल बन सकता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अगर आपको याद हो तो 2004 से लेकर के 2000 कब तक? 14 तक कंटिन्यू यूपीए का सरकार चला था। और इस समय जो आपके पीएम रहे थे वो कौन रहे थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे, ठीक ना। चलिए अपना 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। वैसे बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।